औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अब्बासी और आज मौजूद हूं एलाइट स्कूल क्यानी रोड बाराको कैंपस में। मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल, इसके रूए रवां जनाब मोहम्मद सदीक खान साहब। सदीक खान साहब के साथ आज की नशिस्त में इनके इदारे के हवाले से बातचीत होगी, इनकी जो तालीमी खिदमात हैं उनका अहाता होगा और इनके साथ जो प्राइवेट सेक्टर को दरपेश तालीमी मसाइल हैं उन पे बात होगी। मोहम्मद सदीक खान साहब एक अरसे से यहाँ पर फ़रोग़ तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं, साथ साथ समाजी खिदमात भी हैं इनकी। मुख्तलिफ जहतों से इनकी शख्सियत को हम आज इंशाअल्लाह आपके सामने लाएंगे और आपके साथ जो गुफ्तगू होगी उसमें यही कोशिश होगी कि इनकी जो माहिराना गुफ्तगू है फ़रोग़ तालीम के हवाले से और तालीमी शोबे में जो लोग खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उस हवाले से, ताकि उसका न सिर्फ वो लोग इस्तेफ़ादा कर सकें बल्कि उसका फ़ायदा वालिदैन और तलबा और तालिबात को भी हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सदीक भाई कैसे हैं? अल्लाह का फजल। ठीक है। मैंने जैसा कि इंटरव्यू के इंट्रो में बताया कि आप ये इदारा चला रहे हैं, तो एलाइट कैंपस जो है वो कब कायम हुआ? माशा एलाइट कैंपस 6 अक्टूबर 2021 को मेरा हैंड ओवर हुआ था। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो उसको चला रही थी। तो ऑलमोस्ट 8-9 साल का अर्सा टोटल हुआ, लेकिन पिछले 3 साल से मेरे साथ आपके साथ है। आप इससे पहले फाइज जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रन कर रहे थे और आपकी ज़ात के हवाले से आए। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे एक नौजवान हैं, जिनका अक्सर मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए तो आपने ये कहा कि मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाता था तो मैं यहाँ देख रहा था कि यहाँ पे जो बच्चे और बच्चियाँ स्टाफों पे खड़े होते थे और पिंडी और इस्लामाबाद के तालीमी इदारों के अंदर वो जाके तालीम हासिल करते थे, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल उनको दरपेश होते थे, तकलीफ़ होती थी। तो ये सोच के मैंने इदारा बनाया जिस वक्त फ़ाइज़ के हवाले से हमारी गुफ्तगू होती थी। तो एक तो हमारे देखने वालों को अपनी तालीम के हवाले से बताएं कि और उसके साथ साथ जो आपका तजुर्बा है और किस तरीके से जो फ़रोग़ तालीम के हवाले से आप काविशें कर रहे हैं। जहाँ तक आपने फ़ाइज़ की बात की, मेरी शुरुआत फ़ाइज़ से हुई थी। 2008 से हमने उसकी बाराको में बुनियाद डाली थी और वो स्टिल अभी कामयाब चल रहा है अभी तक। लेकिन पिछले 3 साल से मैंने एलाइट किया, वो मेरे बड़े भाई जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। जहाँ तक हम बाराको में आए तो उस वक्त बाराको और आज के बाराको में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस वक्त इदारों की शदीद कमी थी बेशक, और यहाँ तक इवन के इम्तिहानी सेंटर भी फेडरल बोर्ड के वो इस्लामाबाद पिंडी में बनते थे, तो इम्तिहानी सेंटर के लिए भी बने। तो सबसे पहले जब मैंने ये देखा कि इदारा बनाया कि ये तो पूरे 9-10 के इम्तिहानात के लिए सरकारी और प्राइवेट तमाम बच्चे इस्लामाबाद में, तो 2009 में हमने पहली दफ़ा यानी इम्तिहानी सेंटर का फेडरल बोर्ड की तरफ से निकाह कराया कि कम से कम इम्तिहान के दौरान तो ये बच्चे ना जा सके, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं होता था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बच्चे जाते थे, फिर वहाँ इम्तिहानी सेंटरों का उनको लोकेशन का पता नहीं होता था, कहाँ है। एक तो रोज़मर्रा के स्कूल होता है उसको तो बंदे को पता होता है, लेकिन जो सेंटर बनता है उसका तो पता ही नहीं होता कि कहाँ पे है। पता भी नहीं होता, फिर अखराजात हैं, किराया है हाँ, और मुतवस्सित तो वो तकलीफ देखिए, तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी इतना स्टेब्लिश नहीं था जो आजकल के दौर में है। बेहतर है, पर्सनल गाड़ियाँ हैं, दूसरी ट्रांसपोर्ट भी कुछ किसी हद तक बेहतर हुई है, तो वो हमने वहाँ कराया। तो अपने हिस्से की जो भी कंट्रीब्यूशन थी हमने उसमें की है। अब इम्तिहानी सेंटर बनवाएं, एफिलिएशन का था, और पहले तमाम स्कूल प्राइवेट होते थे, कोई एफिलिएशन नहीं होती, उनकी कराई है। अब तो माशाल्लाह बाराको में बहुत अच्छा तालीमी है, बहुत इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत हमारे प्रिंसिपल हजरात दोस्त हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जदीद दौर के हिसाब से तकाज़ों को जो दोस्त हैं जो उसको अपने आप में जिद्दत नहीं लाते, जदीद तकाज़ों को पूरा नहीं करते, तो ज़ाहिर बात है दुनिया आगे चलती है, रुकती नहीं है, तो वो लोग पीछे रह जाते हैं। अपने आप को वक्त के साथ जदीद तालीमी तकाज़ों को पूरा करने के लिए इदारों में भी जिद्दत आनी चाहिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी जिद्दत आनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो इदारे इनको फॉलो करते हैं तो आगे चले जाते हैं, तरक्की करते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद जिद्दत के साथ अपने मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करते हैं, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखते हैं। जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करते हुए तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखें। सदीक साहब, एलाइट कैंपस जो क्यानी रोड है, हमारे देखने वालों को इसके हवाले से बताएं, इस वक्त कितनी स्ट्रेंथ है, किस क्लास से किस क्लास तक यहाँ पे तालीम दी जाती है और किस तरीके से आप यहाँ पे फ़रोग़ तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं। क्या नई जहतें, क्या जिद्दत और क्या नए दौर के तकाज़ों से आम तालीम यहाँ दी जाती है। अब चीज़ें हैं कि जो इदारा 6 अक्टूबर 2021 को मेरे हैंडओवर हुआ था, तो इसमें 142 स्टूडेंट्स थे और आज माशाल्लाह 450-500 के लगभग 2-2.5 सालों में इसकी स्ट्रेंथ पहुँच गई।
जब इदारा मुझे हैंड ओवर हुआ तो इसकी न रजिस्ट्रेशन थी न एफिलिएशन थी। अब रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है, एफिलिएशन भी हो चुकी है और इम्तिहानी सेंटर भी बन रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है। अब हमारी साइंस की क्लासें और कंप्यूटर की क्लासें तमाम लैब्स में हुआ करती, क्योंकि हमारा पुराना तरीका था कि आप केमिस्ट्री फिजिक्स क्लासरूम में थ्योरेटिकली पढ़ाओ तो बच्चों को प्रैक्टिकली कोई समझ नहीं आती थी। तो हमने तमाम साइंस सब्जेक्ट की क्लासेस साइंस लैब में करा दिए, ताकि वो वहाँ बच्चों को टेक्नोलॉजी वाइज वो चीज़ें दिखाई जाएँ, देखी जाएँ। छोटे बच्चों के लिए हम कमिंग सेशन से रोबोटिक क्लास लैब बना रहे हैं, कि माशाल्लाह। जो अभी उनके लिए हमने शुरुआत कर ली, इंशाल्लाह मार्च तक वो स्टेबलेट हो जाएगा। मार्च से हमारे यहाँ रोबोटिक लैब आ रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास साइंस की क्लासेस हैं, उसमें हमने तमाम में बड़ी-बड़ी एलईडीज़ लगा दी हैं, कि ताकि वो प्रैक्टिकली हम चीज़ें उनको फ्यूचरिस्टिक और लैब वाइज उनको दिखा सके कि कैसे कैसी चीज़ें होती है। फिर आपके लाइफ में यूट्यूब से मुख्तलिफ वीडियोस निकाल के मुख्तलिफ चीज़ें निकाल के कि ये इसका प्रैक्टिकल ऐसे होते फिर ऐसे बनता है, उनको हम ऑडियो वीडियो भी दिखाते हैं। फिर टीचर जो थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन करता है, फिर साइंस लैब में उसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म भी कराते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों में हम जिद्दत लाए। पहले हमारे यहाँ लेबें होती थी, लेकिन लेबों का इस्तेमाल नहीं होता था। अब हम कहते हैं कि लेबों को इस्तेमाल में लाया। अच्छा, अब आप चूंकि एआई और रोबोटिक जो क्लासेस का वो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा देखने वालों को ये बताएं, क्योंकि जिनके जो वो नए सेशन में या फिर छोटी क्लासेस में बच्चे जो लोग दाखिल करवाना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से उन बच्चों की जो तालीम और तरबियत होगी उस क्लास के जरिए। एक तो आजकल जिस चीज़ से मैं थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक नहीं करता कि बच्चों पे किताबों का लोड लाद दिया जाता है, तो और जिससे उसकी तरबियत वाला चैप्टर जो है साइड लाइन हो जाता है। मेरे ख़्याल है जितनी अच्छी तरबियत कराएँगे, बेसिक जो किताबें हैं वो पढ़ाई जाएँ, एक्स्ट्रा किताबें ना पढ़ाई जाएँ, बाकी उनको खेल-कूद का टाइम दिया जाए ताकि वो फ़िज़िकली भी फिट रहें। बैलेंस करके सारी हाँ, चीज़ें। बैलेंस है, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, आपकी तरबियत है, आपका मज़हब है, आपकी सेहत है और आपका एकेडमिक है। ये सही। चारों चीज़ें इसमें आप ऐसे नहीं कि एक चीज़ को लेके चले, 3 चीज़ों को माइनस कर दिया, 2 चीज़ों को लेके चले, 2 को माइनस कर दिया। ये चारों चीज़ें कंपल्सरी। अच्छी सेहत होगी तो वो बंदा कारआमद होगा। अगर एक बंदा खुद बीमार है तो सोसाइटी के लिए क्या कारआमद होगा? डेफिनेट। बिल्कुल। ना वो दुनियादारी कर सकता है, ना वो दीन कर सकता है। अगर एक बंदा माज़ूर है या एक बंदा बीमार है, तो चीज़ें जैसे हमारे 5-5 मरलों के मकानात हैं, वहाँ पे बच्चों को खेल-कूद के टाइम नहीं मिलते, मौक़े नहीं मिलते, बाकी मुआशरती हमारे बहुत सारे मसाइल है कि बच्चों को घर से नहीं निकाल सकते। बिल्कुल। तो स्कूल एक वाहिद उनकी ऐसी जगह होती है कि वहाँ ये चारों चीज़ें परफ़ॉर्म की जा सकती है। तो पेरेंट्स से भी दरख़्वास्त है कि ज़्यादातर ऐसे स्कूलों का इंतख़ाब कीजिए कि जहाँ पे चारों चीज़ें आपको मिल सकें। क्योंकि एक चीज़ नहीं है, पेरेंट्स समझते हैं कि जैसे मैंने बच्चे के घर में ट्यूशन लगवा के तो चारों चीज़ें, ये सिर्फ़ ट्यूशन किताब एक हिस्सा है एकेडमिक का, बाकी एकेडमिक के 4 हिस्से जो मैंने बता दिए। तो फ़ोकस किया जाए उन इदारों में जहाँ पे उनको ये चारों चीज़ें प्रोवाइड हो सकें। माशाल्लाह, आपने रजिस्ट्रेशन और एफिलिएशन की बात की पीरा और फेडरल बोर्ड के साथ। इस वक्त तक आपकी जो पीरा के तहत जो बोर्ड के इम्तहानात होते हैं और जो फेडरल बोर्ड के तहत सेकेंडरी लेवल के और हायर सेकेंडरी लेवल के, तो क्या कारकर्दगी है एलाइट स्कूल की। अभी हमारे तकरीबन जो लास्ट हमारे 2 रिज़ल्ट आए हैं मैट्रिक के, एक रिज़ल्ट हमारा 100% है और एक रिज़ल्ट हमारा 90% है, माशाल्लाह। 2 आए हैं। और आपको पता है कि बच्चों से जो टॉपर्स के लिए जाते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना बैच लेके 4 से 5 से ऑनवर्ड चले, आपके अगर 10 तक जाए 4 बार। बिल्कुल। अभी मुझे तीसरा साल है, मुझे बैच ऐसे मिले हैं कि जो ऑलरेडी 8 तक 9 तक किसी दूसरे इदारे में पढ़ के आए हैं, तो 1-2 साल के लिए। तो उससे पहले फेज़ में तो हमने ये किया कि उनको अच्छे नंबरों से पास कराएँ। तो पहले फेज़ में हमने कहा अच्छे नंबरों से, अब हम अगली फेज़ में जा रहे हैं कि ये इनसे पोज़ीशन ली जाए। कि अब ये पोज़ीशन के लिए हम ये होगा कि हमारा बच्चा हमारे साथ स्टे करे, और बिल्कुल। हमारा बच्चा हमारे साथ स्टे तब करेगा जब हम अच्छा यहाँ तालीमी निज़ाम देंगे। बिल्कुल। तो बच्चा 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जैसे बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू करें, तो अब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि दाखिले जो हम साल में एक ही दफ़ा करें और 9-10 में दाखिले भी ना करें, ताकि हमारा पुराना बैच जो आगे है तो हम वहाँ से आगे बोर्ड में पोज़ीशन भी ले सकें। और उसके लिए हमने बाकायदा एक टीम बनाई हुई है और टीम उस पे कोशिश एफर्ट अपनी कर रही है। अच्छा, ये तो बात थी जो तदरीसी स्ट्रेटजी है आपकी, इस हवाले से जो ये इमारत है हमारे देखने वालों को उसके हवाले से बताएं, कितने कमरे हैं, कितने फ्लोर हैं और क्या क्या यहाँ पे तालीमी सहूलियात हैं। ये हमारे पास टोटल 27 मरले का रकबा है। पुराने 272 के हिसाब से 27 मरले, तो मेरा ख्याल ये कोई 32-33 मरले बनते होंगे, अगर आप इसको मौजूदा मरलों के हिसाब से 1.5 देखें। कनाल से ऊपर का ये। हाँ, 1.5 कनाल से ऊपर का बनेगा। जी जी। तो इसमें हमारे पास 3 बड़े हॉल हैं। उसके अलावा हमारे पास 37 रूम्स हैं, उसमें ऑफिसेज़ भी हैं, 4-5 ऑफिसेज़ हैं, 26-27 हमारे क्लासरूम्स हैं।
اور اس میں ابھی گرلس کی سپریٹ کلاسیں ہیں، 6 سے آنورڈ، اور بوائز کی سپریٹ کلاسز ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھی. اور کمنگ مارچ سے سپریٹ کلاسز کی بجائے ہم اس کے سپریٹ کیمپسز بنانے جا رہے ہیں مارچ میں. ماشاء اللہ ٹوٹلی ان کا سب کچھ الگ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر تو فیمیل دے سکتے ہیں، لیکن بچوں کا بھی کھیلنے کو دل کرتا ہے. بالکل. بریک میں جب ایک ہی حال میں جب بریک ہوتی ہے تو بچیاں سائڈ پہ کارنر میں کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اپنے جو کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر پاتے، ہیزیٹیشن بالکل ہوتی ہے. تو اس لیے ہم ان کو سیپریٹ فیمیل انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ ان کا اسٹاف بھی فیمیل ہو اور ان کا کیمپس بھی فیمیل، بچیاں اسمبلی میں بھی فیمیل ہو، اور بریک ہر جگہ ان کو پورا ایک فیمیل انوائرمنٹ ملے. اس کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور باقی جہاں تک ہے نئے سیشن سے میں نے آپ کو بتایا 4-5 ہم انقلابی اقدامات لے رہے ہیں، جس میں جس میں میل فیمیل کا سیپریٹ کیمپسز ہے، روبوٹک لیب کی طرف جانا ہے ہم نے، اور یہ ہم بنیادی اسٹیپس لے رہے ہیں انشاءاللہ. تدریسی اسٹاف کی جانب آئیں گے تو اس وقت آپ کے پاس کتنا تدریسی اسٹاف ہے، اور جو اسٹاف ہے اس کی ہائرنگ کیسی ہوتی ہے، ان کی استعداد کار میں اضافے کے حوالے سے جو ٹیچرس ٹریننگ پروگرامس ہیں وہ کیا میکینزم آپ استعمال کرتے ہیں؟ ہمارا آپ کو پتا ہے لائٹ اسکول ایک فرنچائز سسٹم ہے. ہمارے 400 کیمپس ہے پورے ملک میں. ہمارا ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہمارا اپنا ایک فرنچائز کے ہیڈ آفس کے تھرو ہوتے ہیں. ویکلی، منتھلی، اینولی مختلف تمام سبجیکٹ کے ٹیچر کو وہ کی کلاس ٹریننگ بھی کراتے ہیں. اب آتے ہیں پرنسپل کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، کوآرڈینیٹر کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ٹیچرس کی بھی ٹریننگ، ایڈمنسٹریشن کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، ایون کمپیوٹر آپریٹر کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. اور سارا ہمارا فرنچائز کے تھرو چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور وہ باقاعدہ ہمارا اینولی میکینزم بنا ہوتا ہے. ہمیں ڈیٹس ملی ہوتی ہے، مہینے ملے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ ہیڈ آفس کال کرتی ہے، ہیڈ آفس لوگ جاتے ہیں، وہاں سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے بھی مختلف ایگزیبیشن کراتے ہیں. سائنس ایگزیبیشن ہے، روبوٹک ایگزیبیشن ہیں، اور باقی نعت خوانی ہے، کیرت ہے، سائنس ایگزیبیشن، مختلف چیزیں کراتی ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں. تو ہمارے اسکول اس میں باقاعدگی سے پارٹیسپیٹ کرتے ماشاء ہیں. اللہ آپ نے تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی آپ نے اس کا احاطہ کیا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے میں ہمارے دیکھنے والوں کو اس حوالے سے؟ میں کہتا ہوں تعلیم سے بھی تربیت ضروری ہے، اس کے بعد تعلیم ضروری ہے. کیونکہ تربیت ہوگی تو جو پڑھا ہے نا وہ کارآمد ہوگا. بالکل اگر تربیت نہیں ہوگی تو پڑھی ہوئی چیز بھی آپ کے فائدے میں نہیں آ سکتی. تو تربیت ہوگی تو اچھی چیز کا رزلٹ بھی اچھا ہی آئے گا. تو تربیت میں کہتا ہوں پہلی پرائرٹی. اس کے بعد آپ کچھ بھی کرو گے، جب آپ کی تربیت ٹھیک ہوگی اس کے بعد آپ جو بھی کرو گے وہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ کچھ بھی کرو گے اور آپ کی تربیت نہیں ہوگی تو اس سے انسانیت کا فائدہ نہیں نقصان ہوگا. کیونکہ آپ کی تربیت نہیں ہوگی، آپ اس کا مس یوز کرو گے. بنیادی چیز ہے. بالکل دیکھو جب ہمارا دین حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہوں نے تربیت کی صحابہ کرام، پھر اس کے بعد احکامات آ گئے. جب ان کی تربیت کمپلیٹ ہوئی کہ اب ان کی تربیت اس قابل ہو گئی کہ اب پردہ یہ اس پہ لاگو ہو سکتا ہے، تو پھر پردہ کیا. تربیت کی کہ اب اس قابل ہو گئے کہ یہ شراب چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر شراب چھوڑوائی. بالکل. تو پہلے تربیت کی، پھر اس کے بعد احکامات آئے. تو تربیت پہلی پرائرٹی ہے. صدیق صاحب جو فکری تربیت کی آپ نے بات کی، جو دینی جو رغبت ہے اس کا ذکر کیا آپ نے، جسمانی تربیت، سپورٹس اور ایکسٹرا کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں جیسے مطالعاتی دورے ہیں بچوں کی جسمانی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ طریقہ کار اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا بیسیکلی الگ سے فزیکل انسٹرکٹر ہے. ہر فرائیڈے کو ہماری اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہر فرائیڈے کو فزیکل انسٹرکٹر ان کا اپنا یونیفارم ہوتا ہے، بچے پراپر یونیفارم میں آتے ہیں، اسپورٹس یونیفارم میں آتے ہیں. ہر فرائیڈے ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. اور اس کے لیے ہم اسپورٹس جو فیڈرل بورڈ کی طرف سے گیمز ہوتی ہیں اس میں اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹ کراتے ہیں. ہمارا باقاعدہ ایسے گراؤنڈ بھی ہیں اور اس کے لیے فزیکل انسٹرکٹر ہمارے اپوائنٹس ہوتا ہے جو ویکلی بیسس پہ بچوں کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں انوالو کراتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، آپ نے فکری تعلیم کی بات کی، تربیت کی بات کی، اور مجھے یہ بتائیں کہ سائنس لیبس کا آپ نے احاطہ کیا ہے، لیبس، لائبریریز اور کمپیوٹر لیبس کے حوالے سے اگر آئیں تو آئی ٹی کی طرف، چونکہ آئی ٹی کا دور ہے، تو اس حوالے سے الائٹ اسکول کی کیا کارکردگی ہے، کیا اسٹریٹجی ہے اور کیا ترتیب ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے تمام سائنس کی جتنی بھی چیزیں اس میں آئی ٹی اور کمپیوٹر ایک بنیادی جز ہے. اس میں بالکل باقاعدہ ان کی تمام کلاسیں کمپیوٹر لیب میں ہوتی ہیں، ان کی لیبز ہیں. اور ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کمنگ ایئر سے ہم کمپیوٹر اور انگلش کا ایک ایکسٹرا کلاس ارینج کروائیں جس میں ہم پروفیشنل کمپیوٹر اور پروفیشنل انگلش
यानी स्पीकिंग इंग्लिश, वो बच्चों को इजाफी तौर पर सिखाएं। एक तो टेक्स्ट कंप्यूटर है, टेक्स्ट इंग्लिश है, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पढ़ाने हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल इंग्लिश जिसमें स्पीकिंग इंग्लिश आ जाती है, प्रोफेशनल कंप्यूटर जो आप आम लाइफ में कंप्यूटर का यूज होता है किताबी कंप्यूटर के अलावा, उसका हम बिल्कुल एक्स्ट्रा से क्लास अरेंज कर रहे हैं कि बीच में 6 दिन होते, 3 दिन प्रोफेशनल कंप्यूटर और 3 दिन प्रोफेशनल लैंग्वेज। बिल्कुल हम इजाफी क्लास ताकि बच्चे मौजूदा दौर में, अगर आपके पास कंप्यूटर और इंग्लिश की डिग्री ना भी होना, लेकिन कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, इसकी स्पीकिंग होनी चाहिए, बेसिक आपको आनी चाहिए, तो उसके लिए हम अलग से क्लास अरेंज करने जा रहे हैं। सिद्दीक साहब, अक्सर मैं स्कूलों में जाता हूँ, आपको पता है मैं तकरीबन जितने भी स्कूल हैं मैं जाता हूँ, प्रिंसिपल हज़रात से मुलाकात होती है, जो मालकान से उनसे होती है। आजकल एक बड़ी टर्म चली हुई है SLO बेस और कंसेप्चुअल एजुकेशन, क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम हमेशा होमवर्क किए बगैर काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जो हमारे इदारे हैं, करता धरता है, अब वो पहले चीज़ लागू कर लेते हैं, उसके बाद उस पे सोचते हैं कि अब उन्हें करना क्या है। तो फिर बच्चे भी प्रिपेयर नहीं होते। आप उस पे 1 साल 2 साल होमवर्क करें, स्कूलों को, बच्चों को प्रिपेयर कराएँ, उसके बाद उसको एकेडमिक हिस्सा बनाएँ। हम पहले लागू कर देते हैं, उसके बिल्कुल बाद प्रिपरेशन होती है, उससे क्या हो जाता है 1-2 साल इदारों को और पेरेंट्स को और स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, और उसमें 2 साल तक बच्चों का लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद तो समझ आ जाती है, लेकिन वो 2 बैचें जो होती है उनका लॉस, जैसे अभी हमारा पिछले बैच और इस बैच का लॉस हो रहा है, जो क्योंकि इदारे और बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं है, या बिल्कुल 10% प्रिपेयर है तो 90% नहीं है प्रिपेयर, 5% टीचर प्रिपेयर है तो 95% टीचर नहीं प्रिपेयर। इनकी पहले जैसे हमारे मुल्क में किताब बदल जाए, फिर किताब मार्केट में मिलता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप पहले मार्केट में एक चीज बच्चों को फैसिलिटेट करें, जब आप किताब बदले तो वो हर दुकान पे अवेलेबल हो, अवेलेबल। ताकि बच्चों को आसानी से वो किताब मिल सके। हम पहले किताब चेंज करते, उसके बाद फिर बच्चे ढूंढते रहते, किताब मिलती नहीं। तो थोड़ा सा जो फर्क है, बाकी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी काम करे पहले उस पर होमवर्क करें, पहले उस चीज की अवेलेबिलिटी बनाए और उसकी अगर ट्रेनिंग करवाएं, जब वो चीज एक मंतकी अंजाम तक पहुंचे उसके बाद उसको लागू करवाएं। ज़बरदस्त। क्या कहेंगे जो हमारा इस वक्त एक तदरीसी माहौल है, जो तालीमी माहौल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या पैगाम देना चाहेंगे माशरे को, अपने तलबा और तालिबात को, अपने तदरीसी स्टाफ को, जो आज का उस्ताद है उसको, इस एक कम्युनिटी को? आज का जो उस्ताद है वो बहुत नफ्सियाती तौर पर बहुत प्रेशराइज है, और जिसकी वजह से रिजल्ट इफेक्टेड है। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो हमारे माँ बाप उंगली पकड़ के हमें टीचर के हवाले कर दिए, आज से आपका बच्चा है तो आप इसको एक अच्छा इंसान बनाएं। बिल्कुल तो फिर वो दोबारा टीचर से निकले। आज का टीचर मुआशी बदहाली का शिकार है। आज का टीचर बेचारा जब क्लासरूम में जाता है, प्रिंसिपल साहब नाराज ना हो, पेरेंट कोई शिकवा ना करे, ये प्रेशर लेके वो क्लासरूम में जाता है, तो उस प्रेशर की वजह से वो शायद अपनी सलाहियतों का खुल के इजहार ना कर सके, बिल्कुल क्योंकि उसको ये डर होता है मेरी नौकरी न चली जाए, कोई ऐसी कंप्लेन ना हो जाए। तो खुदारा पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि टीचर को इस प्रेशर से आज़ाद कराएं, उम, टीचर पे भरोसा करें। मुझे पता है कुछ मुल्की तौर पर कुछ 5% मसाइल आते हैं, लेकिन आप 5% की वजह से 95% को भी टीचर से दूर कर रहे हैं। उसी तरीके से ट्रीट अब ना करें। ट्रीट करें, अगर इक्का दुक्का वाकयात मदरसों में, स्कूलों में आ जाते हैं, वो आप जो भी करें वो इक्का दुक्का केसेस फिर भी होते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उस इक्का दुक्का की वजह से आप टीचर को इतना प्रेशराइज करते हैं कि टीचर अपनी सलाहियतों को खुल के इजहार ना कर सके। इक्का दुक्का वाकयात, तो वो देखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुनाफिक बैठे होते थे, बिल्कुल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ऐसा मुनाफिक बैठे होते ऐसा थे। अब क्या उसकी वजह से हम दिन का काम छोड़ दें? नहीं। क्या 50 लोग नमाज नहीं पढ़ते तो मैं नमाज पढ़ना छोड़ दूं? ऐसा ही। नहीं, ये मतलब, तो अगर कोई 2-3 टीचर खराब है या कोई एक आध इदारा खराब है, आप उस इदारे के साथ वहां पे जाके फाइट करें, उसके साथ उसको ठीक करने की कोशिश करें, ना कि उस एक इदारे को लेके बाकी 95% इदारे जो अच्छा काम कर रहे हैं आप उन पे भी वो पाबंदी लगा दें। तो मैं क्या, टीचर पे भरोसा करें। आज का टीचर भी आपको वही रिजल्ट दे सकता है जो आप टीचर से एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन बिल्कुल टीचर के साथ अपना ताल्लुक बनाएं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी है। इंशाल्लाह मैं भी प्रिंसिपल हूँ, एक टीचर हूँ, हम पेरेंट को दुगना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं पेरेंट से, क्योंकि आपके बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। अगर हम आज आपके बच्चे के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मेरी भी घर में एक बीवी भी है और मेरे बच्चे भी हैं, तो बिल्कुल अल्लाह ताला उसका बदला मुझे वहां पे उतारेगा। बिल्कुल ऐसे ही। हम कभी भी नहीं चाहते कि आपके बच्चे के साथ हम अच्छा रवैया न करके कल को वो हमारे घर में हमारे बच्चों की सूरत में हमारे सामने है। हम इंशाल्लाह, वो आपके बच्चे हमारे बच्चे, आप थोड़ा सा हम पे भरोसा करें, इंशाल्लाह हम 10 कदम आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। बहुत शुक्रिया जी सदीक साहब। ये थे जी सदीक खान साहब मेरे साथ, जो एलाइट कैंपस कियानी रोड बाराको के रूह रवां हैं। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि हमने उस्ताद की
जो अदब, उसका एहतराम है, जो उसका मकाम है, उसको गिरा दिया है। अगर कुछ लोग दानिस्ता या नादानिस्तगी में उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसको लेकर पूरे तालीमी सिस्टम को, पूरे निज़ाम को, एक उस्ताद को निशाना ना बनाया जाए। इदारों का एक सिस्टम है, तालीमी इदारे हैं, इनके तकाज़े यही हैं कि हम यहाँ से तालीम और तरबियत हासिल करके बाहर निकलते हैं और अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं। खूबसूरत बातें कर रहे थे, फ़रोग़ तालीम के हवाले से इनका किरदार है। इनके साथ आज की नशिस्त थी, इंशाअल्लाह ये नशिस्तें जारी रहेंगी। मेरे इस चैनल का मकसद भी यही है कि मैं इदारों के अंदर जाऊँ, इदारों की जो इनर सिचुएशन है वो आप तक पहुँचाऊँ, और जो फ़रोग़ तालीम के हवाले से इन लोगों का विज़न है, इनकी काविशें हैं, उनसे आपको रोशनास करवाऊँ, ताकि आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से इदारों इदारों को चूज़ करते हुए आपको आसानी हो। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने